हेलो बच्चों, आज हम आईसीएसई बोर्ड में चलने वाले उपन्यास नया रास्ता के चौथे अध्याय की कहानी को सुनेंगे। इसकी लेखिका है सुषमा अग्रवाल। इस कहानी में दहेज को आधार बना करके एक लिखा हुआ उत्कृष्ट कहानी है, जिसमें ये सुषमा जी ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि अच्छी लड़कियों की शादी भी दहेज के कारण अच्छे से नहीं हो पाती है। तो चलिए सुनते हैं चौथे अध्याय की कहानी। सुबह के लगभग 11 बजे होंगे। पोस्टमैन के आने का समय हो रहा था। घर में सबको इंतजार था पत्र का, उस पत्र का जिसमें मीनू के रिश्ते की हाँ या ना होनी थी। आशा, रोहित, माँ, पिताजी सब अपनी अपनी बात करने में व्यस्त थे। माताजी को इस बात का शक था कि शायद उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए उन्होंने पत्र नहीं लिखा। पिताजी कहते, अरे भाई, यहाँ से पहुँचने पर घर में सलाह करेंगे, फिर पत्र लिखेंगे, फिर डाक भी तो गड़बड़ हो जाती है। मीनू अपने कमरे में बैठी सबकी बातें सुन रही थी। उसके हृदय की धड़कन तीव्र होती जा रही थी। उसे अतीत की स्मृति हो आई। पहले भी कई बार उसे नापसंद कर दिया गया था। उसे इतनी घबराहट तब भी नहीं होती थी जब उसका परीक्षा फल निकलता था, पर आज यह घबराहट कैसे? वह स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या हो गया है। तभी पोस्टमैन की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद अमित के यहाँ से पत्र आया है। यह कल्पना करके उसके हृदय की धड़कन और तीव्र हो गई। पढ़ाई के परीक्षा फल में वह हमेशा प्रथम आती थी, परंतु इस परीक्षा में वह समझ नहीं पा रही थी कि वह पास भी हो सकेगी या नहीं। तभी उसे रोहित की आवाज सुनाई दी, जो बड़े जोर जोर से बोल रहा था, मेरठ से पत्र आ गया है। पिताजी ने पत्र पढ़ा। एक एक करके सबने पत्र पढ़ा, परंतु पत्र पढ़ने के बाद सबके चेहरों पर उदासी छा गई। घर में मौन छा जाने से मीनू समझ गई कि यहाँ से भी वह ना पसंद कर दी गई है। यह कल्पना करके उसका दिल रो पड़ा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसमें क्या कमी है। कुरूप तो नहीं है वह। उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई। शायद वह विवाह के योग्य ही नहीं। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि अब वह विवाह नहीं करेगी। एक ठंडी सी आह भरकर वह तकिए में मुंह छिपाकर लेट गई। बाहर कमरे में माताजी व पिताजी बातें कर रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने आशा का हाथ क्यों मांगा। माँ बोली, मैंने तो उसी दिन आशा से कहा था तू अंदर कमरे में नहीं जाना जहाँ लड़के वाले बैठे होंगे, पर उसने कहाँ सुनी। पहुँच गई वहीं पर। कुछ देर रुककर, देख लिया ना तुमने उसका नतीजा, कहकर माँ ने ठंडी आह भरी। पर मीनू की माँ, आशा तो अभी छोटी है, इंटर की परीक्षा में ही तो बैठी है। फिर जब बड़ी बेटी मीनू घर पर बैठी है तो इस तरह हम उसकी शादी नहीं करेंगे। बेचारी मीनू, वह तो वैसे ही उदास रहती है। क्या बीतेगी उसके दिल पर जब वह यह सुनेगी। माँ ने परेशान होकर कहा, हमारी बेटी ने क्या कसूर किया है जिसका फल भगवान उसे दे रहा है। पढ़ी लिखी है, एमए पास है, फिर हमेशा ही प्रथम श्रेणी से पास हुई है, और जहाँ तक खूबसूरती की बात है वह सुंदर न सही पर देखने में अच्छी लगती है। कहकर पिताजी कुछ उदास से हो गए। ये सब बातें मीनू अंदर कमरे में बैठी सुन रही थी। अपने अंदर साहस एकत्र कर वह पलंग से उठ खड़ी हुई। वह दिल ही दिल में निर्णय कर चुकी थी कि अब वह शादी नहीं करेगी। उसके हृदय में अंतर्द्वंद चल रहा था कि वह जो निर्णय ले रही है वह उचित है कि नहीं। अंत में इसी निर्णय को उचित मानकर वह कमरे से बाहर निकली। पिताजी व माताजी के उदास चेहरों को देखकर उसकी आंखें दुख से बोझिल हो गईं। वह उनके दुख को भली भांति समझ रही थी। कितनी अभागन थी वह, जिसके कारण उसके माता पिता इतने परेशान थे। मीनू ने अपने अंदर साहस एकत्र किया और पिताजी से बोली, पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें। आशा की शादी वहाँ कर दें। मेरे कारण आप उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? नहीं बेटी, ये सब हमें नहीं अच्छा लगेगा।
बेटी, तुम्हारी मन स्थिति तो हम भली भांति समझते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा वर देखूंगा। यह कहकर पिताजी ने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। पिताजी, आप इतना परेशान ना हो, मैं अपनी चिंता अपने आप कर लूंगी। आप आशा की शादी कर दीजिए, पर इस तरह से बड़ी बहन की शादी ना हो और छोटी की कर दें। क्या कहेगा समाज हमें? यही न कि बड़ी बेटी अभी घर में बैठी है और छोटी की शादी कर दी। पिताजी कुछ तेज स्वर में बोले। आप समाज की इतनी चिंता करते हैं? क्या करता है समाज हमारे लिए? ये समाज ही तो हमें इस तरह की परिस्थिति के लिए विवश करता है। आप समाज की चिंता न करते हुए आशा की शादी कर दीजिए। तभी पास बैठी माँ बोल पड़ी, बेटी, हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं है कि बड़ी बेटी के घर में रहते हुए छोटी की शादी हो। माँ, तुम मेरी शादी की चिंता मत करो। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं शादी नहीं करूँगी। मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ, जिससे मैं बोझ न बन सकूँ। मीनू भरे कंठ से बोली। बोझ? कैसा बोझ? एक बेटी अपने माता पिता के लिए बोझ है? ऐसा कैसे सोच लिया तूने? माँ बोली। माँ, तुम बुरा मान गई। मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि हर लड़की को भी अपने पाँव पर खड़ा होना आवश्यक है। आज के आधुनिक युग में स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। फिर मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मीनू ने बात संभालने का प्रयास किया। मीनू, पाँव पर खड़े होने में तो कोई बुराई नहीं है, परंतु शादी करना आवश्यक है। इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने, फिर हमारी जिंदगी का भी क्या भरोसा है? कौन करेगा दुख सुख में तेरी मदद? अपने पति का और बच्चों का ही तो सहारा होता है, जो वृद्धावस्था में काम आते हैं। पर माँ, अभी मैंने शादी का विचार छोड़ दिया है। आप आशा की शादी की बात चलाएं। यह कहकर मीनू अंदर कमरे में चली गई। माँ और पिताजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सिर्फ मीनू के कहने से आशा की शादी कर दें? अभी वे इसी उलझन में फंसे हुए थे। इतने में पिताजी के एक मित्र आ पहुंचे। वो अपने घनिष्ठ मित्रों में से थे। सारी बातें ज्ञात होने पर उन्होंने भी यही सलाह दी कि आशा की शादी कर देनी चाहिए। यह सब निर्णय लेने के बाद पिताजी ने निश्चय किया कि एक बार मेरठ अमित के पिताजी से मिलकर आना चाहिए। अपने दिल में आशा संजोए वो आशा का रिश्ता लेकर पिताजी अमित के घर जा पहुंचे। बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि आशा से शादी की बात स्वयं उन्होंने पत्र में लिखी थी। घर में उस समय कोई नहीं था। नौकर ने दरवाजा खोला और दयाराम जी को अंदर बैठा लिया। अभी उन्हें बैठे कुछ ही समय हुआ था कि इतने में कोई सज्जन अपनी चमचमाती कार से नीचे उतरे और अंदर प्रवेश किया। यह ज्ञात होने पर कि मायाराम जी कहीं बाहर गए हुए हैं, वे वहीं बैठ गए। बातों ही बातों में पता चला कि वे शहर के बहुत बड़े व्यक्ति धनीमल जी हैं। धनीमल जी ने बताया कि उनकी बेटी सरिता का रिश्ता अमित के साथ पक्का हो गया है। 5 लाख रुपए लगा रहे हैं वे शादी में। यह ज्ञात होने पर दयाराम जी के पांव तले धरती खिसक गई। अब उन्होंने एक भी मिनट वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वे वहां से उठ खड़े हुए। सारे रास्ते दयाराम जी यही सोचते रहे कि उन्होंने आशा के रिश्ते के लिए क्यों लिखा, जबकि उन्होंने एक धनी घर की बेटी से रिश्ता कर दिया है। कैसी जालिम है ये दुनिया। सब कुछ पैसा ही है इस दुनिया में। इंसान की इंसानियत, शर्म, लज्जा कुछ भी तो नहीं रही। पिताजी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। घर पर सभी इसी उम्मीद को लगाए बैठे थे कि आशा का रिश्ता पक्का हो जाएगा। घर पहुंचने पर दयाराम जी का उदास चेहरा देखकर सभी समझ गए कि आशा के रिश्ते के लिए भी मना हो गई है। वास्तविकता जानने पर सबका हृदय मायाराम जी के परिवार के प्रति घृणा से भर गया।